हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसी फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी पहली यूनिट के बारे में। तो 12th क्लास की फ़िज़िक्स की आपकी जो पहली यूनिट है उसका नाम है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की। इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है आपका, उसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, यह आपका पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का। यूनिट का नाम है आपका स्थिर विद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो चैप्टर है इसका पहला, उसका नाम है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इस वाली यूनिट में हमें पढ़ना है स्थिर, यानी कि रुके हुए आवेशों के बारे में। जो चार्ज है, आवेश होते हैं, उनके जो रुके हुए आवेश होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। और इसका पहला चैप्टर है आपका कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले चैप्टर में। इसका सबसे पहला जो टॉपिक है आवेश, आवेश के बारे में। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है आपका आवेश, जिसे हम चार्ज कहते हैं। आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा हम कैसे बताएंगे कि आवेश आखिर होता क्या है। तो आवेश की परिभाषा आप इस प्रकार से दोगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, उसे आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ठीक है, ये इस वाले चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है आपका आवेश। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। इसी गुण को, उस वस्तु को कहेंगे हम क्या, कि वो वस्तु आवेशित है, यानी कि चार्ज है। किसी वस्तु के अंदर यदि ये वाली क्वालिटी है कि वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है या फिर प्रतिकर्षित कर सकती है, तो इसी गुण को कहेंगे हम उस वस्तु का क्या, कि वो वाली वस्तु आपकी आवेशित है, यानी कि चार्ज है वो। ठीक, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपने बैलून देखा होगा, गुब्बारा। जब उसे हम फुलाते हैं तो यदि हम उसे हाथ पे टच कराएं और हाथ को अपने उल्टा करें तो गुब्बारा चिपक जाता है। उसे अगर थोड़ा सा हम रगड़ दें और उसे फिर हाथ से चिपकाएं तो गुब्बारा हमारे हाथ से चिपका रहेगा, क्योंकि हमारे रगड़ने से वो क्या हो गया, आवेशित हो गया, उसमें आवेश आ गया। ठीक, या फिर बच्चे पेंसिल को लेके सर में थोड़ी देर रगड़ कर कागज़ चिपकाते हैं उस पर, तो उस पर भी वो कागज़ चिपक जाते हैं। तो रगड़ने से क्या हो जाएगा, वो पेंसिल, उस पर आवेश आ जाएगा, यानी कि वो आवेशित हो जाएगी। तो इसी गुण को कहते हैं हम आवेशित। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हो, इसी गुण को कहेंगे हम उस वस्तु का
कि वो वस्तु आवेशित है, यानी कि उसके अंदर आवेश है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मिटा देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका आवेश। इसका जो सिंबल होता है, आवेश को हम आवेश को क्यों से व्यक्त करते हैं। ठीक, आवेश जो होता है उसे हम क्यों से दिखाते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आवेश दो प्रकार का होता है, पहला होता है आपका धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश आपको प्लस क्यू के रूप में मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ, और ऋणात्मक माइनस क्यू के रूप में। ठीक है, आवेश हमारा दो प्रकार का होगा, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस। इससे आगे चलते हैं हम। ये आवेश की परिभाषा आप किसी और तरीके से भी दे सकते हैं। एक परिभाषा और है इसकी, यदि आप लिखना चाहो तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबक की प्रभाव की घटना घटित होती है। इसी गुण को हम उस वस्तु का आवेश कह सकते हैं कि यदि वस्तु के अंदर दो घटनाएं यदि घटित हो रही हैं, कौन सी, पहली तो है विद्युत और दूसरी है चुंबक, तो वो वस्तु भी कहलाएगी हमारी आवेशित। तो इसकी आप परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो आवेश हमारा दो प्रकार का है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद बात करते हैं आवेश का जो मात्रक होता है। आवेश का मात्रक होता है एम केस में या एसआई यूनिट में जो मात्रक होगा इसका, या सी जिसमें हम कह सकते हैं, वो होगा, आवेश का मात्रक होता है आपका एम्पियर सेकंड। ठीक, और इसे ही हम कूलाम भी बोल देते हैं, कूलाम। ये आवेश का मात्रक है, एम्पियर सेकंड या कूलाम। ये कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, जिसे बल का मात्रक हम न्यूटन बोल देते हैं ना, तो ऐसे हम आवेश का मात्रक कूलाम भी लिख सकते हैं। और सीजीएस में मात्रक होता है इसका E.S.U, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, ESU ये बहुत कम यूज होता है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और लिख लेना कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है आपका फैराडे। ठीक है, और इसकी एक वैल्यू भी होती है, इसे भी याद रखना कि एक फैराडे बराबर होता है 94600 कूलाम के बराबर। एक फैराडे में इतने कूलाम आवेश होता है। ठीक है, तो ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद लिखेंगे इसकी विमा। आवेश की विमा क्या होगी? आवेश की विमा क्या होगी? आवेश की विमा, तो विमा इसके मात्रक से बना सकते हैं हम एम्पियर सेकंड।
एम्पेयर की विमा होती थी ए और सेकंड की होती है टी, तो इसकी विमा है आवेश की ए टी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम, लास्ट पॉइंट है इसका, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, तो ये कैसी राशि हुई, अदिश। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक कि किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके कितने हो सकते हैं। कोई भी वस्तु है हमारे पास, उसे हम चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से उसे आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशित करने के 3 तरीके होते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके, आवेशित करने के तरीके। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके, तो 3 तरीके होते हैं। पहला है आपका घर्षण के द्वारा, घर्षण द्वारा। किसी वस्तु को हम घर्षण के द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था हमने, गुब्बारे का या पेंसिल को हम सिर में रगड़ते हैं तो उस पर कागज चिपकने लगते हैं, तो वो क्या है, घर्षण के द्वारा है, हम उसे रगड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका होता है चालन के द्वारा, चालन द्वारा। चालन का द्वारा इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी वस्तु को बार बार चलाने की वजह से भी वो आवेशित हो जाएगी। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु को बार बार चला रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, आवेशित, यानी कि गर्म हो जाएगी। इसके बाद तीसरा है प्रेरण के द्वारा, प्रेरण द्वारा। ठीक, किसी से प्रेरित होकर, उकसाकर। कहते हैं ना, संगति को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, संगति का असर पड़ता है। तो ऐसी यदि आपने कोई वस्तु है जिस पर प्लस आवेश था, इसके पास कोई आपने न्यूट्रल वस्तु रख दी जिस पर प्लस भी था और माइनस भी था, तो यदि आप इसके पास इसे रख दोगे तो कुछ देर बाद दिखाई देगा कि ये जो वस्तु थी हमारी दूसरी, ये वाली, कि इसके जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, वो इस तरफ आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये वाली वस्तु इसे प्रेरित कर रही है, प्रेरण यानी कि उकसा रही है, तो इसके द्वारा ये भी आवेशित हो जाएगी। इसमें आवेश इधर उधर गति करेंगे ना, तो आवेश के चलने से ही क्या हो जाएगी वो वस्तु, आवेशित। तो ये आपका प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, एक बार लिख लो इसे। ठीक, इसे मिटा देते हैं, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आवेश की, यदि हम न्यूमेरिकल में आ जाता है, आवेश की गणना कैसे करेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका आवेश की गणना। ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाउंड कैसे करेंगे, निकालेंगे इसे। तो आवेश की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक सूत्र है, इसे याद रखना, Q बराबर NE। ये आवेश का फॉर्मूला है आवेश ज्ञात करने का। N का मतलब होता है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसके बाद ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
ये मान इसका फिक्स है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, ये इसका मान फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की मान पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूमेरिकलों में इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ये मान फिक्स होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ये आवेश की गणना कर सकते हो। एक बात और याद रखना यहाँ से कि किसी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कोई वस्तु है और उस पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वस्तु धनात्मक होगी या धनावेशित होगी, धनावेशित होगी। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि धनात्मक होगी। उस वस्तु की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक, यदि उस पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब ये है कोई भी वस्तु होती है उस पर नॉर्मल अवस्था में दोनों आवेश बराबर होते हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, यानी कि प्लस भी और माइनस भी इस पर क्या रहेंगे, बराबर होते हैं जी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु से क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी, हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। नॉर्मल कंडीशन में इस पर 15 प्लस वाले थे आवेश और 15 था माइनस, हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए बाहर निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के बाहर निकाल ली, तो माइनस के अब इसके पास बचे 13, पहले 15 थे 2 हमने बाहर निकाल लिए तो कितने बचे अब 13, तो प्लस के अब ये 15 ही है और माइनस के हो गए 13, तो कौन से ज़्यादा हुए इनमें से, प्लस के हो गए ना। तो वस्तु जो है ये कैसी होगी अपने आप धनात्मक हो जाएगी यदि हम इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, यानी कि जब इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी कमी, तो वस्तु हमारी बन जाएगी वो धनावेशित या फिर धनात्मक। ठीक है, एक इसका विपरीत है, यदि किसी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि कोई वस्तु है और उस पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वस्तु ऋणात्मक होगी या फिर ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित हो जाएगी वो वस्तु। ठीक है, होगी यदि कोई वस्तु है और उस पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कैसे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है इस पर नॉर्मल कंडीशन में प्लस माइनस बराबर थे, 10 तो थे प्लस धनात्मक आवेश और 10 ही था ऋणात्मक आवेश। ठीक है, हमने इसे बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, इस पर 10 थे और 10 ही माइनस के थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पर माइनस के कितने हो जाएंगे 15, भाई 10 तो पहले से थे और 5 हमने बाहर से दे दिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो अब इस पर ऋणात्मक तो हो गए ज़्यादा नेगेटिव और प्लस के हो गए कम, तो अब ये जो वस्तु है ये कहलाएगी आपकी ऋणात्मक या फिर ऋणावेशित हो जाएगी। इस पर ज़्यादा जो चार्ज है वो कैसा है ऋणावेशित है, यानी कि नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु होती है आपकी धनावेशित, और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु हो गया आपकी ऋणावेशित। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर मिटा देते हैं।
एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि किसी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कोई वस्तु है, उस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वस्तु पर कितना आवेश है, कितना आवेश है, कितना आवेश है, वह उसकी उस वस्तु की प्रवृत्ति कैसी है, यानी कि धनात्मक है वो या ऋणात्मक है, कैसी है। ठीक है, कोई वस्तु है, उस पर 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। कोई वस्तु है, इसका जो सॉल्यूशन आप लिखोगे, एक वस्तु है, ठीक, प्लस माइनस बराबर है इस पर, और इस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, यानी कि इसमें से बाहर निकाल रही 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वस्तु मैंने अभी अभी बताया था कि वस्तु में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वस्तु हमारी हो जाती है वो क्या, धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित। ठीक है, यानी कि प्लस प्रवृत्ति में आ जाएगी वो। अब वो कह रहा है उस तो वस्तु पर आवेश भी बताना है हमें, तो फॉर्मूला बताया है Q बराबर N इंटू ई। तो जो जो वैल्यू हमें दी गई है वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले दे रखा है हमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, इस पर कमी। इसके बाद और ई का मान होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये दोनों मान है हमारे पास, और हमसे वो पूछ रहा है तो वस्तु पर कितना आवेश है, ये आवेश का मान निकालना है हमें, क्यू का मान। तो क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। इसमें मान रख देते हैं इसका। तो एन का मान है हमारे पास 4 और ई का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो इसकी यदि हम गुना करेंगे 16 चौका 64 गुना 10⁻⁻19, 1 दशमलव बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे। और मात्रक बताया था आवेश का कूलाम। तो उस वस्तु पर इतना आवेश है, और इतना आवेश कैसा है, धनात्मक। ठीक है, इतना आवेश है उस वस्तु पर जिस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस तरीके से आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसे। मिटा दे इसे। इसके बाद एक टॉपिक और ले लेते हैं छोटा सा आज। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। अगला टॉपिक क्या है आपका, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। ये तुलना करनी है हमें आवेश और द्रव्यमान की। ठीक, तो एक तरफ लिखना है आपको द्रव्यमान और एक तरफ लिखेंगे आवेश। ठीक है, तुलना करनी है। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो कि द्रव्यमान का मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है मास, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, आवेश का मान
आवेश का मान धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है। जीरो यानी कि शून्य भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक, ये इसका पहला पॉइंट हुआ। तुलना का मतलब होता है इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है इनमें कि द्रव्यमान का मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक यानी कि प्लस में, और आवेश यानी कि चार्ज जो है हमारा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें हम, बिना आवेश के, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, हो सकता है। बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसे कि चौंक है, ये चौंक में द्रव्यमान तो है, वजन तो है कुछ ना कुछ, लेकिन इस पर इस टाइम आवेश नहीं है। तो बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। इसमें लिखेंगे कि बिना द्रव्यमान की, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। सबसे छोटे कण मानते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो इन पर आवेश है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर, तो इस पर इनके आवेश के साथ साथ इनका द्रव्यमान भी होता है। तो जहाँ आवेश होगा वहाँ द्रव्यमान जरूर होगा। तो यदि ऐसा है बिना द्रव्यमान के आपका आवेश नहीं हो सकता, यदि आवेश है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, लेकिन कहीं द्रव्यमान है तो वहाँ जरूरी नहीं है कि आवेश भी हो। ठीक, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, द्रव्यमानों के बीच, द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल कार्य करता है या लगता है, कार्य करता है, करता है। द्रव्यमानों के बीच सदैव कैसा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। ठीक है, जो न्यूटन ने बताया था 11वीं क्लास में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसमें बताया था कि दो पिंडों के बीच यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच सदैव कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इसमें देखते हैं आवेश में थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का, दोनों प्रकार का बल कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, जो आवेश होते हैं उनके बीच में हमारा आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। आकर्षण बल कब लगता है, जब दोनों आवेश जो आप ले रहे हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ठीक, प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों समान प्रकृति के हों, दोनों या तो प्लस हों या दोनों माइनस के हों, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो आवेशों के बीच सदैव कैसा बल लगता है, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी, और द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है दो पिंडों के बीच। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम, आखिरी पॉइंट, ठीक, लास्ट पॉइंट यहाँ लिख देते हैं इसके ऊपर कि द्रव्यमान का मान, द्रव्यमान का मान अलग अलग स्थान पर,
अलग अलग स्थान पर एक समान रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, जो द्रव्यमान है उसका मान स्थान बदलने पर चेंज नहीं होता। ठीक, लेकिन आवेश की जो वैल्यू होती है ये बदल जाती है जी स्थान बदलने पर। आवेश का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, ये 4 इनमें अंतर है, तुलना है इनकी। ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, इसे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, इसे मिटा देते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने एक नियम दिया था, उन्हीं के नाम पे इनका इस नियम का नाम पूरा नाम पड़ गया था कूलाम का नियम। क्या बताया था इन्होंने? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बताया था कूलाम साहब ने। ठीक है, दो स्थिर आवेश हैं, ये दो आवेश है Q1 और Q2। स्थिर का मतलब रुके हुए आवेश है। इस यूनिट का नाम ही क्या है? स्थिर विद्युत की। इसमें आपको रुके हुए आवेशों के बारे में पढ़ना है जो स्थिर हैं। तो दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, विद्युत बल, इस बल के अंदर दोनों नाम आ जाते हैं, प्रतिकर्षण बल और आपका आकर्षण बल। ये इन दोनों बलों को हम मिलाकर एक नाम बोल सकते हैं विद्युत बल। ठीक है, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, या इनकी जगह क्या बोल सकते हो आप? विद्युत बल। यानी कि जो F लगेगा, वे यदि प्लस है ये दोनों तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि एक प्लस और दूसरा माइनस है तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो लगने वाला विद्युत बल है, विद्युत बल यानी कि वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। तो लगने वाला बल, विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये जो आवेश है F जो है, इनके बीच में लगने वाला बल वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक,
तथा उनके बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है Q1 से Q तक की जो दूरी है आपकी R मान लीजिए, ठीक है। पहले आवेश से दूसरे आवेश तक की दूरी जो है ये R, तथा उनके बीच की दूरी जो है ये R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर की। यह है कूलाम का नियम कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आवेश हैं कैसे, समान प्रवृत्ति के हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, और विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल होगा। तो लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी जो है R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को यदि हम इकट्ठा कर देते हैं तो ये F बराबर आ जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है जी कूलाम का नियम, ठीक। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि 11th में आपने पढ़ा था एक नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने बताया था कि यदि दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और इनके बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F था ना, वो प्रोपोर्शनल था m1 m2 के दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनकी जो बीच की दूरी है ये r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे R स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल का निशान हमने हटाया तो यहाँ कांस्टेंट लगाया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस जी का नाम था हिंदी में, m1 m2 बटे R स्क्वायर। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा 11वें चैप्टर में, ठीक है। तो ये सेम इसी के जैसा है। यहाँ तो हम बात करते हैं पिंडों के बारे में, द्रव्यमानों के बारे में, और यहाँ बात करते हैं हम आवेशों के बारे में, ठीक है। सिर्फ ये अंतर है, अन्य तरीका सेम वही है। ये बताया था न्यूटन ने, तो यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन ने बताया था। ये कूलाम ने बताया, तो इसे कहते हैं कूलाम्स नियतांक की, ठीक है। तो इसकी सहायता से भी इसे याद कर सकते हो आप, ये इसकी नकल मान सकते हो। ये बाद में बताया गया है, ये पहला बताया गया था, तो इसकी नकल मान सकते हो आप, ठीक है। कि इन्होंने पिंडों के लिए बताया तो इन्होंने यही नियम सेम किसके लिए बताया है, आवेशों के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे इस वाले बल के बारे में, ये जो लिखा है ना कि इसके बारे में और चीज़ें डिटेल में बताएंगे। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।